बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों से भरे हुए विशाल मैदान में उस प्राचीन इमारत को देखने पर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई स्कूल की इमारत है। मगर सच तो ये था कि ये एक स्कूल ही था। सच तो ये था कि वह स्कूल तो किसी एंगल से लगता ही नहीं था। यहाँ बच्चे पढ़ते भी थे और ठीक उसके बगल में बनी हुई एक और टूटी फूटी इमारत भी खड़ी हुई थी। वह उस स्कूल का हॉस्टल था, जहाँ पर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रहते भी थे। वह बच्चे बहुत ही गरीब समाज के होते थे। उस स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ने आया करते थे जिनके माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। स्कूल एक पुराने जागीरदार के नाम से चलता था, जो शहर से तकरीबन 20 मील दूर जंगलों के चारों ओर घिरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि दिन के समय में भी वहां पर धुंध छाई रहती थी। पिछली सदी की शुरुआत में ये इमारत रिहाइश के लिए उसी जागीरदार ने बनवाई थी, जिसके नाम से ये स्कूल चलता था। कोई नहीं जानता था कि उस जागीरदार को इंसानों की दुनिया से क्या प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी रहने की जगह के लिए भी इस वीरान जंगल को चुना था। मगर यहाँ भी वह ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। यहाँ बसने के 5 साल बाद ही अचानक उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उसकी मौत कुछ ऐसी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी कि उसकी वजह से उसके वारिसों को यहाँ से दूर रहने का फैसला करना पड़ा था। कुछ सालों बाद उन्हीं वारिसों में से किसी ने इस जंगल को खंडर बन जाने देने की बजाय गरीब बच्चों का बोर्डिंग स्कूल बना देना बेहतर समझा। आसपास की बस्तियों के अनाथ और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते थे और रहते थे। जागीरदार के वारिस ने स्कूल के गुजारे के लिए जो ट्रस्ट बनाया था, उसी के पैसों से ये स्कूल ठीक ठाक चल रहा था। स्कूल में 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 400 बच्चे थे और इनको पढ़ाने के लिए लगभग 12 अध्यापक भी थे। बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाने वाले भी गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। सच तो ये था कि पढ़ाना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। उन सब के बारे में यही कहा जा सकता था कि अगर उनके पास कोई और विकल्प होता तो वे यहाँ पर कभी भी पढ़ाने के लिए नहीं आते, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर यहाँ सिर्फ चंद रुपए ही उन्हें मिलते थे। फिर भी भला बेचारे वे इस बियाबान में अपनी जिंदगी बर्बाद करने क्यों आते। स्कूल का प्रिंसिपल से ज्यादा किसी गांव का बदतमीज चौधरी लगता था। बच्चों को ही नहीं, वह यहाँ के टीचरों को भी डंडे से हड़काना पसंद करता था। यहाँ का हर इंसान उससे डरता था और जितना उससे डरता था उससे कई ज्यादा उससे नफरत भी करता था। लेकिन उसका जुल्म सहने के सिवाय किसी के पास कोई चारा नहीं था। उस स्कूल की इमारत और इमारत के बाहर हर समय छाई रहने वाली खामोशी में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की ही आवाज सुनाई पड़ती थी। बाकी लोग बस सहमे हुए सिर झुकाए अपना काम करते रहते थे। सच तो ये था कि वह प्रिंसिपल इंसान के नाम पर जल्लाद था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते थे। वह अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो इस वीराने में रहकर शायद वो अपने अंदर की इंसानियत भूल चुका था। वह भूल चुका था कि वह भी एक इंसान था, मगर इंसान के अंदर जज्बात भी होते हैं। वह अंदर से पूरी तरह से खाली था। तो उसके अंदर अगर कोई चीज थी तो वह सिर्फ क्रोध था। ये स्कूल एक पहाड़ के ढलान पर था, जिसके आसपास दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। वहां पर हमेशा अजीबोगरीब तरह का माहौल रहा करता था। उस जगह पर अच्छे खासे जानवर भी मौजूद थे, मगर उन्हें भी देखकर ऐसा महसूस होता था कि वो जानवर भी अंदर ही अंदर किसी वजह से डरे हुए हों। उनकी आंखों में भी हमेशा मायूसी ही रहती थी। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ अक्सर धुंध फैली रहती थी। एक अजीब सा आलम हर वक्त छाया रहता था। पक्षियों की आवाज भी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। लगता था कि पेड़ भी जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में सहमे हुए अपनी जगह पर खड़े हैं। सच तो ये था कि वह पेड़ के साए हमेशा एक अजीब सी आकृति बनाए रहते थे, जो दूर से देखने में किसी शैतान से कम महसूस नहीं होते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि वह जगह इस दुनिया की ही ना हो, जैसे कि वो हिस्सा किसी और दुनिया का हो। वह हमेशा एक एहसास रहता था जैसे कोई अनहोनी घटना होने वाली है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। उस दिन स्कूल में एक अजीब बात हुई। राहुल जब छुट्टी के बाद लंबे गलियारे से गुजरता हुआ हॉस्टल की ओर जा रहा था, ना जाने उसे अचानक क्या हो गया कि वह हॉस्टल को जाने वाला सीधा रास्ता छोड़कर बाईं ओर मुड़ गया। राहुल 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और 7 महीने पहले ही वह यहाँ पर आया था। इससे पहले वह शहर में ही एक स्कूल में पढ़ता था, मगर वहाँ वो फेल हो गया। तो साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला उसका पिता उसकी सौतेली माँ के दबाव में राहुल को इस स्कूल में छोड़ गया था। अपने बच्चे को यहाँ डालने के बाद अधिकांश माँ बाप अपने बच्चे को लगभग भूल ही जाया करते थे। यहाँ किसी का भी दाखिला कराने का मतलब होता था उससे पीछा छुड़ाना। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ था। राहुल एक कमजोर दिमाग वाला शरारती लड़का था।
शहर वाले स्कूल में राहुल को सजा भुगत भुगत कर उसकी आदत चिकने घड़े जैसी हो गई थी। इस नए स्कूल की सख्तियां भी उसे सुधार नहीं सकी। हर मार के साथ उसके अंदर की शैतानी और ज्यादा होती जा रही थी। वह अपने दोस्तों को सताता था, टीचर की चीजें चुराता था और प्रिंसिपल के कमरे के सामने गला फाड़ फाड़ कर फिल्मी गाना गाता हुआ गुजरता था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। मार खाते हुए भी उसे हमेशा मुस्कुराता देखा जाता था। उस दिन जब वह हॉस्टल की बजाय बाईं तरफ अंधेरे रास्ते पर मुड़ गया था, तब उसे असाधारण रूप से एक कठोर दंड मिला हुआ था। बात यह थी कि अहाते में जमीन के एक छोटे से हिस्से पर प्रिंसिपल सब्जियों की खेती करवाता था। खेती पर मेहनत बच्चों से करवाई जाती थी, मगर वहां उगने वाली ताजी सब्जियां केवल प्रिंसिपल के किचन में सजती थी। बाकी लोगों का पेट शहर से आने वाली सड़ी गली सस्ती सप्लाई से भरता था। उस दिन राहुल का दिमाग ना जाने किस बात पर घुमा हुआ था। वह सब्जियों के बगीचे में घुसकर जानवरों की तरह पौधों को उजाड़ने लगा। पकड़े जाने पर पहले तो प्रिंसिपल ने उसकी पीठ पर कई लकड़ियां तोड़ दी। उसके बाद की सजा ये मिली कि उसे दोपहर का खाना भी नहीं मिला और स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद उसे एक टीचर की निगरानी में 4 घंटे तक बेंच पर खड़ा रखा गया था। हॉस्टल से क्लास से जाने की इजाजत मिली। उस समय तक मैदान में खेलने का टाइम खत्म हो चुका था। वह उदास मन से हॉस्टल की तरफ जाते जाते बाईं ओर मुड़ गया। राहुल इसी रास्ते से स्कूल और हॉस्टल के बीच आता जाता था। कभी उसकी नजर बाईं ओर मुड़ने वाले रास्ते की तरफ नहीं गई थी। आज अचानक ही उसका ध्यान उस अनजान मोड़ की तरफ चला गया था। राहुल की जगह अगर कोई और सोचने समझने वाला इंसान होता तो उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता कि कल तक जहाँ गलियारे के किनारे सपाट दीवार थी, आज वहाँ रास्ता कैसे बन गया। राहुल तो बस चुपचाप उस तरफ मुड़ गया था कि जैसे कि वहाँ बहुत ही दिलचस्प सामान मौजूद हो। असल में उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तरफ के अंधेरे से किसी ने उसे बहुत धीमे से आवाज दी हो। राहुल डरने वाला लड़का तो कभी था ही नहीं। वो आराम से अंधेरे में चलता हुआ चला गया। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ये अजनबी रास्ता राहुल के लिए और भी लंबा होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर अचानक राहुल ने छत से पानी टपकने की आवाज सुनी। उसके अलावा कहीं और कोई आवाज नहीं थी, वह भी नहीं जिसे सुनकर वह इस तरफ गया था। कुछ देर बाद उसके कदम किसी जमीन पर पड़ना शुरू हुए। उस पर काई बिछी हुई थी। वो देख तो नहीं सकता था, मगर उसकी फिसलन ऐसी थी कि कदम जमा जमा कर उसको चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज बराबर आ रही थी। राहुल के होठों पर एक अजीब सी उत्साह की मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि वह किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकला हुआ है। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पहले किसी और को नहीं मिला था, और ये एहसास उसके लिए बहुत मजेदार था, जो उसे एक अलग ही आनंद दे रहा था। मगर उसे क्या मालूम था कि कोई वहां था जिसने एक योजना के तहत उस एहसास को उसके मन में अपनी ओर से पैदा किया था। वह कमजोर बुद्धि वाला लड़का ऐसी गुण बातों का ज्ञान भला उसे कैसे हो सकता था। चलते चलते सामने कुछ दूरी पर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। फिसलन पर संभलने की कोशिश करते करते वो थक गया था, मगर इस रोशनी ने उसके उत्साह को ताजा कर दिया था। रोशनी की तरफ बढ़ते बढ़ते वह कमरे के खुले हुए दरवाजे तक पहुंच गया। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर कतार से आगे रखे हुए बेंच दिखाई पड़े। साफ लग रहा था कि वह किसी क्लास का कमरा था, जो इस वक्त बिल्कुल खाली था, जैसे कि इससे पहले किसी भी विद्यार्थी के कदम वहां पर पड़े ही ना हो। जैसे वे क्लास अपने पढ़ाने वालों का इंतजार कर रही थी। राहुल को ये देखकर बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। वह सोचने लगा, तो क्या मैं इतनी दूर तक चलकर सिर्फ इस क्लास को देखने के लिए आया था। उसे वैसे भी पढ़ाई से नफरत थी, उसे टीचर से नफरत थी। वह वहां से वापस ही जाने वाला था। तभी अचानक उसे बहुत बड़े सपाट दीवार वाले कमरे में किसी किनारे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अजीब भाव में उसे कुछ कहा गया था। उसने इस तरह की भाषा कभी नहीं सुनी थी। सच तो ये था कि वह उस भाषा को समझ ही नहीं पाया था। उसने चौंक कर उस आवाज के सूत्र की तरफ देखा। उसने देखा एक बहुत लंबी इंसानी काया एक मंच पर खड़ी थी। उसने सिर से पैर तक एक काला लबादला पहन रखा था। उसके पीछे दीवार पर एक लंबा कार ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। उस परछाई ने राहुल से फिर उस अनजानी भाषा में कुछ कहा। अनजानी भाषा थी, और कितनी अनजानी थी। उससे कई ज्यादा अनजानी उसकी आवाज थी। उस सीधे खड़े हुए विशालकाय शरीर से निकलने वाली आवाज कुछ ऐसी थी जैसे किसी तंत्र विहानी बुढ़ी औरत की होती है। उससे भी ज्यादा अजीब बात ये हुई थी, अचानक राहुल उस अनजानी भाषा को खुद ही समझने लगा। उसके कान उन शब्दों को सुन रहे थे जो उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन दिमाग के भीतर सब कुछ अपनी आप चरपरिस्त भाषा में था। राहुल अब उस परछाई को बहुत गौर से देख रहा था, और वह परछाई भी राहुल को अजीब सी निगाहों से देख रही थी।
कुछ देर बाद राहुल के कानों में वही अनजानी शब्द, वही अनजानी भाषा में उस परछाई ने कुछ बोला। बैठ जा राहुल, तुझे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। उसके सख्त लहजे को सुनकर राहुल चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। उस परछाई ने फिर से अपनी बातचीत जारी रखी। मैं यहाँ का टीचर हूँ और तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मेरी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें इस क्लास में वे बातें पढ़ाई जाएंगी जिनसे विपरीत पढ़ाई तुम अब तक करते रहे हो। ये परछाई की क्लास है राहुल, ये सारी बातें उल्टी होंगी। मिसाल के तौर पर अब तक तुम्हें बताया गया था कि झूठ बोलना गलत है। जो लोग तुम्हें ये बताते हैं वह दरअसल खुद झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है झूठ अच्छा है और सच बेकार है। यहाँ तुम्हें वे बातें सिखाई जाएंगी जो सच होती हैं। परछाई की दुनिया एक पाप की दुनिया है और पाप अच्छा होता है और पुण्य केवल बेकार। यहाँ तुम्हें पाप के गुण समझाए जाएंगे जिन्हें अपनाकर एक दिन तुम उन सारे सुखों को प्राप्त कर लोगे जिन्हें सच बोलने जैसी बेकार की बातों से नहीं पा सकते। वह परछाई नुमा टीचर बहुत सारी बातें बहुत जल्दी किसी मशीन की तरह बोल गया। उसने ऐसी बहुत सी बातें राहुल को सिखाई जो उसे बहुत अच्छी लगी। उसे अपने माँ बाप से नफरत थी, उसे प्रिंसिपल और टीचर से भी नफरत थी, उसे सारी दुनिया से नफरत थी। राहुल ने उस परछाई की ओर देखते हुए कहा वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उसकी बात सुनकर वह परछाई बहुत खुश हुई और उसने राहुल की तरफ फिर से शून्य भरे लहजे में देखते हुए कहा, नफरत के इस अंधेरे को अपने मन में बढ़ाते रहना चाहिए ताकि एक दिन सारी दुनिया उस अंधेरे में समा जाए। राहुल उस परछाई की बात को बहुत गौर से सुन रहा था। उसके अल्फाज को बड़ी बारीकी से जांच भी रहा था। हालांकि वह इस अनजानी भाषा से अनजान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह परछाई उससे बोल क्या रही है, मगर फिर भी वो सब कुछ समझ रहा था कि वह उसे क्या बातें कर रही है। जैसे कि राहुल के दिमाग के अंदर उस भाषा का कोई बॉक्स खुल गया हो और अब राहुल अच्छी तरह से समझ रहा था उस परछाई की भाषा को और वे परछाई की हर बात पर हाँ में सिर हिला रहा था। राहुल की स्थिति ठीक बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कि किसी सम्मोहित व्यक्ति की होती है। कुछ ही देर के बाद राहुल के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में अचानक से शैतानियत झलकने लगी और उसने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उस परछाई की तरफ देखकर कहा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा और सारी जिंदगी अंधेरे को फैलाने में लगा दूंगा और जब तक अंधेरा पूरी दुनिया में फैल नहीं जाता मैं तब तक नहीं रुकूंगा। राहुल ने बहुत गुस्से में परछाई की तरफ देखकर कहा। वह परछाई से ऐसे बात कर रहा था मानो कि वो उस परछाई को सालों से जानता हो। उस परछाई का एक ही उद्देश्य था जिस उद्देश्य को लेकर राहुल आगे बढ़ रहा था। उसे टीचर के लिए और भी स्टूडेंट लाने थे जिन्हें वह टीचर अंधेरा फैलाने और बुरे कामों में लगा सके और अपनी शैतानियत फैला सके। धीरे धीरे राहुल अपने काम पर लग गया। उसे और भी बच्चे उस टीचर के पास ले जाने थे और वो ये काम बखूबी निभा रहा था। उसने धीरे धीरे करके आधे से ज्यादा बच्चे उस परछाई के पास ले जा चुका था। अब वो भी सिर्फ अंधेरा फैलाने का काम कर रहे थे। उस परछाई की भाषा में एक अलग सा जादूपन था। जो कोई भी उसकी बात सुनता वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता और ऐसा ही उन सभी बच्चों के साथ हो रहा था। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा, दिन, महीने और फिर कुछ साल। अब वहाँ का मंजर ऐसा था कि अब वहाँ हर कोई शैतानियत फैलाने पे उतर आया था। क्या टीचर, क्या स्टूडेंट, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, पूरी दुनिया पर अंधेरा फैलाना। और सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और शैतानियत कायम रही। आने वाले समय में शायद कोई इन सभी चीजों से उनको छुटकारा दिलाएगा, लेकिन अभी के लिए ये शैतानियत जारी रही है और वे अभी तक उस परछाई का आदेश मानते हैं और बहुत से भले इंसानों को उस परछाई के पास ले जाते रहते हैं ताकि वो भी इस अंधेरे फैलाने में उनका साथ दे सके। वो सब चाहते हैं कि इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरे और झूठ का राज हो। कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा जो इस अंधेरे से उनको मुक्ति दिला सकेगा और उस परछाई के आतंक से सबको बचा पाएगा। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में। और दोस्तों, अगर आप मुझे अपनी डरावनी कहानियां भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।